हेलो स्टूडेंट्स, मैं कॉमर्स वाले गुरुजी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कॉमर्स जिसने लिया है ना, उसके लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर बैलेंस शीट जो आने वाली है। खैर, बैलेंस शीट के बारे में जो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट है ना, वो भी जानते हैं कि कॉमर्स के अंदर क्या होती है, कि बैलेंस शीट होती है। अब उसको कैसे पता, हम कैसे बताएं कि भैया बैलेंस शीट नहीं होती है, बहुत कुछ होता है। खैर, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लास 11th के अंदर सोल प्रोपराइटरशिप के हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है क्लास 11th के लिए। इसके अलावा चाहे क्लास 12th का स्टूडेंट हो, बीकॉम का हो, बीबीए का हो, सीए कर रहा हो, सीडब्ल्यूए कर रहा हो, सीएमए कर रहा हो, सीएस कर रहा हो, यानी कि बीकॉम से रिलेटेड कोई भी कोर्स क्यों ना कर रहा हो, उसको अकाउंटेंसी के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आने ही चाहिए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो जब तक आप कॉमर्स लेके बैठोगे और जॉब करोगे तो वहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके काम आने ही आने हैं, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट और इसको अच्छे से समझने के लिए आप लोग जो है इस लेक्चर को पूरा ध्यान से देखें और समझें। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड नंबर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड थर्ड नंबर बैलेंस शीट की हम बात करते हैं, ठीक है। ओके, सो अब यहां अगर बात करें तो ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम प्रिपेयर कर रहे हैं, ये सबसे पहले हम सोल प्रोपराइटरशिप के लिए कर रहे हैं, फर्स्ट बात। सेकंड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमेशा अकाउंटिंग ईयर के एंड में तैयार होती है। जब भी अकाउंटिंग ईयर एंड होता है ना, तब जाके फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार होती है, ठीक है। अकाउंटिंग ईयर एंड अगर हम फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से देखें तो 31 मार्च को जो है हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड होता है, जिसको फाइनेंशियल ईयर भी बोला जाता है। तो उस दिन जो है ट्रेडिंग, पीनल एंड बैलेंस शीट बनाई जाती है। ट्रेडिंग एंड पीनल से यह पता लगाया जाता है कि बिजनेस का प्रॉफिट कितना है। बैलेंस शीट से यह पता लगाया जाता है कि किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। अब इसको अगर अच्छे से, वैसे तो इनके फॉर्मेट्स दे रखे हैं बुक के अंदर, आप अगर फॉर्मेट पढ़ेंगे, उनको रटेंगे और उसके बाद उसके हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, काफ़ी हद तक कर लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आप 100% जो है आप फंस जाएंगे। तो इन तीनों को अच्छे से अगर आपको समझना है, आप चाहते हैं कि कैसा ही बड़ा क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, मैं बिना डरे, बिना किसी प्रॉब्लम के ट्रेडिंग, पीनल और बैलेंस शीट बना दूं और एंड में मेरी बैलेंस शीट मैच हो जाए, है ना, वो बड़ा एक अच्छा जश्न का माहौल हो जाता है। अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं और बैलेंस शीट मैच हो जाए ना, तो ऐसा लगता है जैसे अब तो पूरे में से पूरे नंबर आएंगे, भले ही वो क्वेश्चन 6 मार्क्स का ही क्यों ना हो। खैर, तो वो वाली अगर फीलिंग चाहिए तो आपको इनके कॉन्सेप्ट पे जो है वो फोकस करना पड़ेगा। तो अब आज से मैं ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टार्ट कर रहा हूँ और आने वाले लेक्चर के अंदर हम कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, आज भी बात करेंगे, और फिर हम जो है इनके फॉर्मेट पे जाएंगे और फिर जो है हम इनके जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन बड़े वाले सॉल्व करेंगे। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा यहाँ आते हैं कॉन्सेप्ट कौन सा। तो बेटा, इस ट्रेडिंग, पीनल और बैलेंस शीट को अच्छे से अगर बनाना चाहते हैं, अच्छे से सॉल्व करना चाहते हैं और आप चाहते हैं बैलेंस शीट आपकी मैच हो जाए, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा बिजनेस के अंदर होने वाले एक्सपेंडिचर एंड बिजनेस के अंदर होने वाली रिसिप्ट्स के ऊपर। इसके अलावा कुछ एडजस्टमेंट और है, लेकिन मेन ये है। अब ये जो एक्सपेंडिचर्स हैं या जो रिसिप्ट्स हैं, ये फर्दर 2 टाइप्स की होती हैं। एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक होता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। ऐसे कैसे, रिसिप्ट भी 2 टाइप्स की होती है। एक होती है रेवेन्यू रिसिप्ट। आज के लेक्चर में इन सब चीजों को हम अच्छे से समझने वाले हैं, ठीक है। एक है कैपिटल रिसिप्ट्स। ओके, तो सबसे पहले हम एक्सपेंडिचर की बात कर लेते हैं। आप ध्यान से सुनना, ठीक है, और अच्छे से समझना। जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो मैंने बताया 2 टाइप के होते हैं। किसी भी बिजनेस के अंदर खर्चे नहीं होते हैं क्या, बहुत ज़्यादा होते हैं भैया। हाँ, इतने ज़्यादा भी मत कर देना कि लॉस हो जाए, बट होते बहुत हैं, ठीक है।
तभी तो अच्छी कमाई होती है। तो बिजनेस के अंदर एक्सपेंडिचर की बात करें, एक होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, और सेकंड नंबर कैपिटल एक्सपेंडिचर। याद हो गया होगा आपको, ठीक है बेटा। इनके बिना ट्रेडिंग पीनल बैलेंस शीट बनाओगे ना तो फिर वो लल्लू लाल जैसी बनेगी, मतलब वो कभी भी मैच नहीं होगी। हाँ, कहीं तुक्का लग जाए तो पता नहीं, बाकी चांसेस कम ही होते हैं। सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। आइए बात करते हैं हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के क्या होते हैं। ऐसे एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट, देखो सीधा और सिंपल, ऐसे एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट ओनली 1 अकाउंटिंग ईयर के अंदर मिलता है। बेनिफिट जो है ओनली 1 अकाउंटिंग ईयर के अंदर मिलता है, 1 फाइनेंशियल ईयर के अंदर मिलता है। यानी कि वो अकाउंटिंग ईयर कितना होता है, 12 मंथ का होता है। एक अकाउंटिंग ईयर कितने महीने का होता है, 12 महीने का होता है। एक ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड बोल सकते हैं आप, जिसमें बिजनेस ऑपरेट होता है। तो ऐसे एक्सपेंसेस जिसका बेनिफिट 1 अकाउंटिंग ईयर के अंदर ही होता है, वो सारे के सारे बेटा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूं, जैसे आपने पे करी सैलरी, जैसे सैलरी पे कर दी, तो एक 1 ईयर की सैलरी पे करोगे तो 1 ईयर ही तो बेनिफिट होगा। वो एम्प्लॉय हमारे लिए 1 साल ही काम करेगा, नेक्स्ट ईयर थोड़ी काम कर लेगा। ओके, वेजेस, अगर कोई 1 साल की आपने वेजेस पे कर दी है 1 ईयर की, तो वर्कर 1 साल ही काम करेगा। रेंट, अगर 1 साल का रेंट पे करोगे तो 1 साल ही रहेंगे ना, अगले साल का पे नहीं करोगे तो धक्के मार के बाहर निकालेंगे। तो और ये जो डे टू डे एक्सपेंसेस से रिलेटेड होते हैं, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं ना, ये बेटा ये डे टू डे एक्सपेंडिचर होते हैं, डेली होते रहते हैं थोड़े बहुत एक्सपेंडिचर, और ये एक अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड होते हैं। तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। ओके, अब आ जाते हैं हम कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो बेनिफिट है, वो मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर। भैया खर्चा करते हैं तो कुछ तो बेनिफिट होगा तभी करेंगे ना। अब बेनिफिट का मतलब मत पूछ लेना कि सर बेनिफिट कैसे होगा किसी बिजनेस को। अरे भैया हम कुछ भी खर्चा करेंगे तो फालतू करेंगे, गोलगप्पे खाएंगे जाके तो बेनिफिट तो मिलेगा ना, स्वाद आएगा, पेट भरेगा, मजा आएगा। तो बिना बेनिफिट के कोई खर्चा कर सकता है क्या? नहीं। हाँ, तो अगर कोई एक्सपेंडिचर करने से बेनिफिट 1 ईयर के लिए ही हो तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गए, और बेनिफिट मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर के अंदर हो तो वो फिर कैपिटल नेचर के हो गए। ठीक है, अब कैपिटल नेचर के जो एक्सपेंडिचर होते हैं उसमें फॉर एग्जांपल के लिए फर्नीचर बाय कर लिया। अब फर्नीचर 1 साल ही चलेगा क्या? अगले साल उखाड़ के बाहर फेंक देंगे क्या? नहीं, वो हमको बेनिफिट मोर देन 1 ईयर देता है। अगर अच्छा फर्नीचर करवाया है तो आने वाले 4-5 साल तक चलेगा वो। अब बेनिफिट कैसे देगा फर्नीचर? बेटा बेनिफिट तो देगा ही ना, फैसिलिटी मिलती है हमको फर्नीचर से, और अट्रैक्टिव फर्नीचर बनाया है, अट्रैक्टिव जो है चीज़ें बनाई है, अच्छा शोरूम बनाया है, तो कस्टमर भी तो अट्रैक्ट होते हैं, उससे बिजनेस बढ़ता है। ठीक है, और कोई मशीन ले ली मान लेते हैं, तो मशीन ओनली 1 ईयर थोड़ी चलेगी, तो मोर देन 1 ईयर यूज़ किया जा सकता है। मान लेते हैं उसकी यूजफुल लाइफ है 7 to 10 ईयर, तो इतने साल तक मशीन जो है हमें मैन्युफैक्चरिंग करने में हेल्प करेगी। तो कहने का मतलब ऐसे एक्सपेंडिचर जो 1 अकाउंटिंग ईयर तक बेनिफिट देते हैं, किसी बिजनेस को ऑपरेट करने में हेल्प करते हैं, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। और जो मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर बेनिफिट देते हैं, ऑपरेट करने में हेल्प करते हैं, बिजनेस की कमाई करने में हेल्प करते हैं, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। बट यही कहानी अगर खत्म हो जाती ना तो मजा ही आ जाता है ना। जैसे मैंने बोला ना, कुछ नॉन कॉमर्स स्टूडेंट को क्या लगता है कि कॉमर्स में क्या है, बैलेंस शीट? नहीं बेटा, बैलेंस शीट थोड़ी है, बैलेंस शीट तो है ही, उसके अलावा बहुत कुछ है। ठीक है, हाँ, बैलेंस शीट का नाम इसलिए फेमस है क्योंकि वो मैच नहीं होती है। ओके, अब आती है बेटा यहाँ पर बारी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होते हैं ना उसके बारे में। देखो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आगे फर्दर 2 टाइप के होते हैं। अब ये ध्यान से समझना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आगे फर्दर कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। ये पता नहीं कहाँ क्लिक हो गया मेरे से, ये रहा पेन, ये रहा पेन, अरे ये ले, कोई उल्टा सीधा क्लिक कर दिया मैंने, अब मामला बैठ नहीं रहा है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं हो रहा है यार। हाँ मिल गया, चलो।
तो फर्दर जो आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो दो टाइप के होते हैं। हाँ, फर्दर दो टाइप के होते हैं, बिल्कुल बेटा। एक होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब समझना, एक एक्सपेंडिचर होते हैं जिनको बोला जाता है डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। एक होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जो मेरा ये लेक्चर पूरा देखेगा ना, वही आगे न्यूमेरिकल अच्छे से कर पाएगा। तो डायरेक्ट एक्सपेंस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस वो होते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होते हैं, ओके, जो गुड्स को परचेज करने से रिलेटेड होते हैं, ये सारे के सारे, यानी कि फैक्ट्री के जो एक्सपेंसेस होते हैं, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। इनका नाम डायरेक्ट पता है क्यों है? क्योंकि ये डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग से या गुड्स को परचेज करने से रिलेटेड होते हैं। सो इट इज कोल्ड एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। नेक्स्ट होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं बेटा, वो ऑफिस से रिलेटेड होते हैं, वो सेलिंग से रिलेटेड होते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड होते हैं, वो मैनेजमेंट से रिलेटेड होते हैं। सो हम इनको इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं होते हैं। अब यहां पर ठीक है, हमने समझा कि भाई दो तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बेनिफिट 1 अकाउंटिंग ईयर के लिए मिलता है बिजनेस को, कैपिटल का मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड के लिए मिलता है। फिर फर्दर आया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट जो होते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग और गुड्स को परचेज करने से रिलेटेड, फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंडिचर होते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो होते हैं वो ऑफिस, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड होते हैं, जिनका मैन्युफैक्चरिंग से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है, जिनका सेलिंग डिपार्टमेंट से होता है, ऑफिस से होता है, ओके। अब ये जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं ना बेटा, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस, हाँ अब मैं रेड पेन से कुछ लिखने वाला हूं। ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम शो करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, ये थी मेन बात। और जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है ना, इनको हम दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, है ना। और जो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं ना बेटा, इनको हम शो करते हैं बैलेंस शीट के अंदर, बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट में जाते हैं। वो कैसे जाते हैं, कैसे शो करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, वो हम जब ट्रेडिंग पीएनएल एंड बैलेंस शीट को करेंगे, इनके फॉर्मेट्स को समझेंगे, तब आपको अच्छे से बताएंगे। आया समझ में? अगर समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है। अब हम रिसिप्ट की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब रिसिप्ट में भी सेम स्ट्रक्चर बनने वाला है, आपको पहले से याद होगा। रिसिप्ट ये दो टाइप की होती है बेटा, वही एक रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है, और एक होती है कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। थोड़ा फटाफट लिख देता हूं। रिसिप्ट, जो रेवेन्यू रिसिप्ट होती है, जो रेवेन्यू रिसिप्ट होती है वो ओनली 1 अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड होती है, 1 ईयर, ठीक है, 1 अकाउंटिंग ईयर या 1 फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। और कैपिटल रिसिप्ट जो होती है वो मोर देन 1 फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड होती है, हर बार मिलती है, ठीक है, ओके। इसको हम कहाँ शो करेंगे आपको पता ही है। जो कैपिटल रिसिप्ट होगी ये जाएगी सीधा का सीधा बैलेंस शीट के अंदर, ओके, इसको वहीं दिखाएंगे। और जो रेवेन्यू रिसिप्ट होती है बेटा, इसको हम शो करेंगे, वो डिपेंड करता है कि वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट है, डायरेक्ट जैसे सेल्स, तो उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में दिखा देंगे, सेल्स से रिलेटेड है। इनडायरेक्ट यानी कि वो अदर इनकम है, तो उसको हम पीएनएल अकाउंट में दिखा देंगे। अब इसके साथ एक चीज और बता देता हूं, ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ये डायरेक्ट वाले हैं, तो इसको कहां दिखाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के कहां? डेबिट साइड में, क्योंकि ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट, आपने सुना ही होगा नॉमिनल रूल। और जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो पीएनएल अकाउंट में दिखाते हैं, वो भी कहां? डेबिट में, क्योंकि ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट, ठीक है। इसको मैं बाद में बताऊंगा बैलेंस शीट वाले को। ऐसे कैसे रिसिप्ट जो होती है वो ट्रेडिंग अकाउंट के साइड में जाएगी, क्रेडिट में, क्योंकि रिसिप्ट है, इनकम है, इनकम क्रेडिट होती है, और पीएनएल अकाउंट के भी क्रेडिट साइड में, ओके। सो ये एक छोटा सा आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया है। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा काम आता है जब हम ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट बनाते हैं। ये क्वेश्चन आपको देख रहा होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस, ये पूरे बैलेंसेस दे रखे हैं। प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट।
ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीनल अकाउंट है तो दोनों अलग ही, लेकिन अधिकतर क्या होता है इनको साथ में बना दिया जाता है। तो इसका फॉर्मेट बना देते हैं, बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाते हैं, फिर इनके बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। तो चलिए फटाफट बना देते हैं, ज़्यादा टाइम हमको लगाना नहीं है। ये है हमारा ट्रेडिंग एंड पीनल अकाउंट। आप चाहो तो ट्रेडिंग अकाउंट अलग से बना सकते हो, पीनल अकाउंट अलग से बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अधिकतर यही करते हैं कि इन दोनों को साथ में ही बना दिया जाता है और ऊपर इन दोनों का नेम जो है वो लिख दिया जाता है, डेबिट क्रेडिट, और यहाँ लिखा जाता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और यहाँ लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड, कौन सी ईयर के लिए बना रहे हैं, क्योंकि आपको पता है ना फाइनल अकाउंट जो है वो ईयर एंड में बनाए जाते हैं। ईयर एंडेड कौन सा है, ये 31 मार्च 2017। ये जो क्वेश्चन लिया है ना मैंने, ये एनसीईआरटी से लिया है, एनसीईआरटी बोर्ड की जो बुक है ना उससे लिया है। ओके, पर्टिकुलर रुपीस। ओके, फिर बात करते हैं यहाँ पर नीचे, वो बात करेंगे हम बैलेंस शीट। चलिए बना देते हैं बैलेंस शीट। इन दोनों में फ़र्क है, बैलेंस शीट जो है ना बेटा वो एक स्टेटमेंट है, एंड ट्रेडिंग एंड पीनल अकाउंट जो है ना ये एक अकाउंट है, ये याद रखना। ये टेढ़ा मेढ़ा कहाँ जा रहा है भाई, टेढ़ा है पर मेरा है वो वाला हो गया। तो ये एक स्टेटमेंट है, ये दोनों में डिफरेंस है बहुत बड़ा। ये एक स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है, और जो ट्रेडिंग एंड पीएनएल है वो एक अकाउंट है। तो बैलेंस शीट, दोनों में फर्क क्या होता है बताता हूं मैं अभी आपको। बैलेंस एज ऑन कब की है, 31 मार्च 2017। बहुत कुछ बताऊंगा मैं आपको, काफ़ी चीज़ें आपको जो पता होगी वो भी बताएंगे, जो चीज़ें आपको नहीं पता है वो भी बताएंगे। इधर लाइबिलिटी साइड, लाइबिलिटी आती है, इधर रुपीज़ आता है, इधर रुपीज़, इधर एसेट्स। बस फॉर्मेट बन के तैयार है, अब इसके कॉन्सेप्ट के बारे में ही बात करना। देखो बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है, क्योंकि अकाउंट नहीं है सो इसमें पोस्टिंग नहीं होती है ना, लेज़र के थ्रू, जैसे ट्रायल बैलेंस से या जो लेज़र है उससे पोस्टिंग नहीं होती है, किसी भी जनरल एंट्री को पोस्ट नहीं किया जा सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है ये एक स्टेटमेंट है, इसमें डेबिट एंड क्रेडिट नहीं होता, टू एंड बाय वगैरह कुछ नहीं होता है। ओके, और ये एक अकाउंट है, इसमें डेबिट साइड होती है, इसमें क्रेडिट साइड होती है, इसमें टू एंड बाय भी होता है। ओके, फर्स्ट जो ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट है ये हमें प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करने में हेल्प करता है, कि किसी बिजनेस का प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, अगर वो कैलकुलेट करना है तो आपको ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बनाना पड़ता है। और अगर किसी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता करनी हो कि उस बिजनेस में एसेट्स कितनी है, उसकी लाइबिलिटीज़ कितनी है, तो फिर बैलेंस शीट आपको जो है प्रिपेयर करनी पड़ती है। ओके, जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है उसकी कुछ चीज़ें फिक्स होती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले देखो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्या होता है बेटा, इधर सबसे पहले आता है ओपनिंग स्टॉक, इनको ओपनिंग एंट्रीज भी बोलते हैं, ये ओपनिंग एंट्री की वजह से आता है ओपनिंग स्टॉक, ये जगह फिक्स है। ओके, जो भी ओपनिंग स्टॉक होगा इधर लिखा जाएगा, ठीक है। फिर इसके अलावा एक जगह और फिक्स होती है, वो होती है परचेज, तो यहाँ लिखा जाता है बेटा परचेज, ठीक है। परचेज को हमेशा अंदर लिखो और उसमें से लेस कर दो परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न, बाकी अमाउंट बाहर आ जाएगा। ओके, और ये परचेज डेबिट साइड में क्यों आ रही है, वैसे तो ये पोस्टिंग के थ्रू आती है, जनरल एंट्री की आप अगर पोस्टिंग करोगे पीनल अकाउंट में तो यहाँ आएगी। दूसरा रीज़न जो होता है वो यही है कि डेबिट साइड में आएगा, क्योंकि ये सारे खर्चे हैं, जो जितने भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेज हैं वो डेबिट साइड में आएंगे, एक्सपेंसेस एंड लॉसेज डेबिट साइड में आएंगे, और जो भी आपकी रेवेन्यू है, इनकम है, प्रॉफिट है, वो सारी क्रेडिट साइड में आएगी। इस तरीके से आप इसको शुरू में ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में धीरे धीरे आपके और कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। इसके अलावा इधर आता है बाय सेल्स, और इसमें से लेस हो जाएगा आपका सेल्स रिटर्न। फिर इधर आता है बेटा क्लोजिंग स्टॉक, बस क्लोजिंग स्टॉक। इसके अलावा कोई भी चीज़ जो है क्रेडिट साइड में नहीं आती है। इसके बाद में ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर कुछ चीज़ें और रह जाती है, वो रह जाते हैं बेटा डायरेक्ट एक्सपेंस। जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो सारे के सारे ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं इस साइड में। फिर
डायरेक्ट एक्सपेंस सारे लिख दो यहाँ पर, है ना। यहाँ पर जितने भी, यहाँ नीचे जितने भी एक्सपेंसेस आएंगे ना वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे। वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने हैं, बट डायरेक्ट एक्सपेंस जो यहाँ आते हैं, यहाँ से जैसे मैं कुछ लाइनें छोड़ देता हूँ, यहाँ हम जो भी लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस। अब डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं ये लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, फिर भी आप बोलो तो मैं थोड़ा बता देता हूँ कि वो एक्सपेंसेस जो किसी गुड्स को परचेज करके बिजनेस तक लाने तक के, फैक्ट्री के अंदर लाने तक के, इसके अलावा फैक्ट्री के जो भी खर्चे होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के जो एक्सपेंसेस होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, फैक्ट्री से रिलेटेड, वो सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। इसके बाद बेटा यहाँ पर आपका या तो ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा, ठीक है, और या इधर बैलेंस आया तो ग्रॉस लॉस निकलेगा, और फिर यहाँ पर ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा और आपका इधर अकाउंट स्टार्ट हो जाएगा, आपका पीएनएल अकाउंट। ये क्लोज होते ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करेंगे, फिर पीएनएल अकाउंट बनाएंगे। पीएनएल अकाउंट के अंदर बेटा इस साइड में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो ऑफिस के होते हैं, मैनेजमेंट के होते हैं, सेलिंग के होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के होते हैं, जिनका मैन्युफैक्चरिंग से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है, वो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। उसको इस साइड में लिखेंगे। जो भी इनडायरेक्ट इनकम है उसको इस साइड में लिख देंगे, इनडायरेक्ट प्रॉफिट या इनकम, ठीक है। ओके, तो चलिए धीरे धीरे हम इसको करते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे फर्स्ट आता है हमारा कैरिज ऑन गुड्स परचेज, मतलब जो गुड्स परचेज किया ना, जो गुड्स परचेज किया उस पर क्या दिया, कैरिज दिया। कैरिज मतलब कोई आपने जो है लॉरी या कोई किसी ना किसी के ट्रांसपोर्ट के थ्रू तो आप अपने गुड्स को लाए होंगे ना, तो ट्रांसपोर्ट का जो एक्सपेंसेस तो हुआ ही होगा ना। तो कैरिज ऑन गुड्स परचेज, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस है क्योंकि गुड्स परचेज से रिलेटेड है, तो ये कहाँ जाएगा, ये ट्रेडिंग अकाउंट में इधर आ जाएगा। टू कैरिज ऑन गुड्स परचेज कितना, 8000, तो इधर लिख दिया 8000, सिंपल। ओके, फिर देखो अगला, फिर कैरीज ऑन गुड्स सोल्ड। बेटा सेल्स से रिलेटेड, मैंने बोला ना, ऑफिस से रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड, सेलिंग से रिलेटेड, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, ये सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं और उनको पीएनएल में लिखना होता है। तो 3500 पीएनएल में आ जाएगा, कैरीज ऑन गुड्स सेल, कैरीज ऑन गुड्स सोल्ड। मैं यहाँ लिख देता हूँ कैरीज ऑन गुड्स सोल्ड 3500। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे तो बेटा अगला आता है आपका मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। अब ये तो डायरेक्ट ही है ना, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, मैंने अभी आपको बताया। तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है 42,000, तो यहाँ आ जाएंगे टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, एमएफआर एक्सपेंस, एमएफआर मतलब मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 40,000। नेक्स्ट फिर आप देखेंगे तो एडवर्टाइजमेंट, देखो ये सेलिंग का खर्चा है ना, प्रमोशन का है। एडवर्टाइजमेंट कितना है, 7,000, तो ये सीधा पीएनएल के अंदर जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। यहाँ लिख देंगे एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट कितना, 7,000। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट आप देखोगे बेटा एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी भी बेटा एक टैक्स है और ये भी परचेज से रिलेटेड नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होता तो है, बट ये भी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, तो इसको हम लिखेंगे सीधा का सीधा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, ठीक है। 6,000 एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी 6,000। टू एक्साइज ड्यूटी क्या होता है, जो गुड्स मैन्युफैक्चरर होता है ना उसके बाद उसके ऊपर लगता है, ठीक है। फिर आता है आपका फैक्ट्री लाइटिंग। फैक्ट्री की लाइटिंग है, फैक्ट्री कहाँ होगी, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होगी, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। फैक्ट्री लाइटिंग 4400, यहाँ आ जाएगा टू फैक्ट्री लाइटिंग 2400। ओके, नेक्स्ट आता है आपका फिर डेटर। डेटर कितना बेटा, 80,000, तो 80,000 है आपका डेटर। डेटर एसेट्स है, डेटर क्या होती है, एसेट, वो भी कौन सी, करंट एसेट, तो डेटर यहाँ आ जाएंगे 80,000। ओके, ठीक है। नेक्स्ट आती है आपके फिर क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या होते हैं बेटा, लाइबिलिटी होते हैं, तो लाइबिलिटी साइड में 61,000 यहाँ आ जाएंगे। टू यहाँ आ जाएंगे क्रेडिटर्स 61,000, ठीक है। बैलेंस शीट में जो भी एसेट एंड लाइबिलिटी होती है वो बैलेंस शीट में जाती है, जो भी आपको यहाँ दे रखी है इन्फॉर्मेशन में। डॉक एंड क्लीनिंग चार्जेस, बेटा ये हमेशा डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, याद रखना। ये क्लीनिंग चार्जेस होते हैं फैक्ट्री के, ठीक है। तो 5,200,
डॉक एंड क्लीनिंग चार्जेस, यहाँ जाएगा टू डॉक एंड क्लीनिंग चार्जेस। कितना डॉक एंड क्लीनिंग चार्जेस हैं? ये हैं 5200, 5200। ओके, नेक्स्ट आता बेटा पोस्टेज एंड टेलीग्राम, वो कितना है 800। तो यहाँ आ जाएगा पोस्टेज एंड टेलीग्राम 800, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है। तो पोस्टेज एंड टेलीग्राम स्टेशनरी का है ना एक्सपेंस, कितना था 800, पोस्टेज एंड टेलीग्राम। फिर आप देखेंगे तो आपके फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, फायर इंश्योरेंस जो करवाया उसका प्रीमियम पे किया है, तो ये भी हम यही मानेंगे कि इनडायरेक्ट है। ये हो गया 3600 फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 3600। मतलब आपने अगर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में डिफरेंस आ गया तो आपके लिए बहुत इजी है। पेटेंट बेटा क्या होता है? एक इंटेंजिबल एसेट होती है ना, किसी जो राइट होता है ना उसका पेटेंट करवा दिया जाता है ताकि उसको कोई कॉपी नहीं करो, ये इंटेंजिबल एसेट होती है। ये 12,000, तो ये एसेट है, तो यहाँ आएगा एसेट साइड में पेटेंट 12,000। ओके, नेक्स्ट है आपका फिर इनकम टैक्स। इनकम टैक्स बेटा कहीं नहीं आता है, ये सीधा का सीधा आपकी कैपिटल में से लेस होगा। कैपिटल कहाँ आएगी? कैपिटल आएगी इधर, जो भी कैपिटल आएगी उसमें से इनकम टैक्स क्या कर देंगे? ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट, याद रखना ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट, लेस करेंगे ड्राइंग, और फिर लेस कर देंगे इनकम टैक्स। इनकम टैक्स जो कि कितना है 24,000, इधर लिख देता हूं ब्रैकेट, मतलब अकाउंट्स के अंदर माइनस का साइन होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा ऑफिस एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस है 7,200 ऑफिस एक्सपेंस, ऑफिस 7,000। ये क्वेश्चन और सॉल्यूशन चाहिए तो ये कहाँ मिलेगा वो भी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। कैश इन हैंड एक एसेट्स है 2,500, कैश इन हैंड। ओके, नेक्स्ट फिर आता है आपका बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट बेटा एक लायबिलिटी है, मतलब बैंक में माइनस में बैलेंस चल रहा है, बैंक से हमने पैसा उधार ले रखा है, तो 30,000 बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है। तो यहाँ आएगी बैंक ओवरड्राफ्ट, या बैंक ओडी भी बोलते हैं शॉर्ट में इसको। कितना था? 30 था ना? अब सर पता नहीं, लाइव क्लास तो है नहीं, आप रिकॉर्ड कर रहे हो, होगा। चलिए, मतलब आप लोग आंसर नहीं दे सकते ना। मोटर कार 60,000, मोटर कार है 60,000, मोटर कार। ओके, नेक्स्ट ऐसे लिखते जाएंगे, फिर एक साथ मिला देंगे, ठीक है। फिर है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स मैंने आपको बताया था कैपिटल में से लेस होगी 8,000 यहाँ पर। ओके, फिर आगे बढ़ते जाओ, देखो फटाफट अभी हो जाएगा। फिर है ऑडिट फीस। ऑडिट फीस क्या होता है? सीए जो होता है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो हर कंपनी के जो अकाउंट्स होते हैं ना उनको ऑडिट करता है, उनकी जांच पड़ताल करता है, तो उसको ऑडिट फीस बोलते हैं। वो फ्री में तो करेगा नहीं, उसका पैसा लेता है, तो ये एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है 2,700 टू ऑडिट फीस। ओके, नेक्स्ट आता है बेटा प्लांट 1,53,900, 153,900 प्लांट है 153,900। प्लांट क्या होता है? एक एसेट होता है, मशीनरी होती है बहुत सारी, है ना, बहुत सारी मशीनरी बन के प्लांट बनता है 153,900। ओके, बहुत सारी मशीन जब इकट्ठी हो जाती है ना तो एक प्लांट का जो है वो रूप ले लेती है, ठीक है। और फिर है आपका रिपेयर टू प्लांट। प्लांट का रिपेयर किया है, ये नॉर्मल रिपेयर। अगर मेजर रिपेयर होता है तो ट्रेडिंग में जाएगा, नॉर्मल रिपेयर है तो पीएनएल में जाएगा 2,200 रुपये। रिपेयर ऑफ प्लांट, रिपेयर ऑफ प्लांट 2,200। ओके, फिर आप देखेंगे तो हमारे सामने आता है स्टॉक एट द एंड, क्लोजिंग स्टॉक। एंड है ना, एंड मतलब कौन सा स्टॉक है? क्लोजिंग स्टॉक है, तो क्लोजिंग स्टॉक इधर लिख देंगे हम। बाय साइड में कितना है? 76,000। क्लोजिंग स्टॉक का बेटा ध्यान रखना, ये दो जगह आता है, एक यहाँ पर और एक बैलेंस शीट की एसेट साइड में, कि लास्ट में आपका स्टॉक कितना बचा।
ठीक है, तो दो जगह आता है आपका क्लोजिंग स्टॉक। नेक्स्ट आ गया परचेज लेस रिटर्न। अच्छा, रिटर्न लेस मतलब इसमें से परचेज किया हमने बहुत सारा सामान, जो रिटर्न कर दिया वो लेस हुआ है, तो 1,60,000 परचेज रिटर्न है, तो यहाँ परचेज रिटर्न इधर आ जाएगा। परचेज लेस रिटर्न मतलब परचेज में से रिटर्न वगैरह सब लेस करके 160 है। नेक्स्ट फिर आप देखेंगे तो कमीशन ऑन परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस से परचेज करते टाइम कमीशन दिया है, तो कमीशन ऑन परचेज 2000, ये यहाँ आएगा। यहाँ पर कमीशन ऑन परचेज वो बहुत कम जगह बची है, पता नहीं क्या होगा। कमीशन ऑन परचेज 2000, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे ये इंसिडेंटल ट्रेड एक्सपेंस। बेटा ट्रेड एक्सपेंस जो है ना वो ट्रेडिंग में नहीं जाएंगे, ये याद रखना है। ट्रेड एक्सपेंस ट्रेडिंग में नहीं जाते हैं, बिजनेस के एक्सपेंसेस होते हैं, ये इनडायरेक्ट होते हैं, पीएनएल में जाएंगे। तो ट्रेड एक्सपेंस कितने हैं, 3200, यहाँ जाएंगे ट्रेड एक्सपेंस, ट्रेड एक्सपेंस 3200, ओके। नेक्स्ट देखो बेटा क्या है, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट एक एसेट है 30,000, तो ये एसेट साइड में जाएगा, इन्वेस्टमेंट 30,000 के हैं, ठीक है। फिर क्या है देखा बेटा, जो इन्वेस्टमेंट है ना उसके ऊपर मिला है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो ये क्या है, एक्सपेंस थोड़ी है, हमने इन्वेस्ट किया, इंटरेस्ट मिला है हमको, रिसीव्ड हुआ है, तो ये इनकम है। कौन सी इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम है, पीएनएल अकाउंट के अंदर जाएगी, बाय साइड में, क्रेडिट साइड में 4500, क्योंकि इनकम है ना इसलिए क्रेडिट में जाएगी। बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 4500, इनडायरेक्ट जो भी प्रॉफिट वगैरह होता है ना वो इधर आता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते रहो। नेक्स्ट आप देखोगे तो फिर आ गया कैपिटल। कैपिटल 1 लाख, कैपिटल आपको पता है कहाँ आती है, सीधी यहाँ मैंने पहले लिख रखी है, कैपिटल लायबिलिटी साइड में 1 लाख। ओके, फिर आगे बढ़ेंगे तो बढ़ते जाइए। फिर आता सेल्स लेस रिटर्न, मतलब रिटर्न वगैरह लेस करने के बाद में आपका सेल्स 520, तो इधर सीधा बाहर लिख देंगे 520। अगर रिटर्न अलग से लिया होता ना तो लेस करके लिखते, ठीक है, सेल्स रिटर्न को। नेक्स्ट आ गया आपका सेल टैक्स पेड। सेल टैक्स एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, 12,000 यहाँ आ जाएगा, टू सेल टैक्स। और ये सेल टैक्स खुद ही इनडायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है। फिर डिस्काउंट अलाउड, हमने लोगों को डिस्काउंट दिया है तो हमारे लिए खर्चा है, मतलब हमने सेल्स किया होगा तो सेल नहीं हो रहा होगा तो हमने डिस्काउंट दिया था, कितना डिस्काउंट अलाउड 2700, सो यहाँ आ जाएगा टू डिस्काउंट अलाउड 2700, ओके। नेक्स्ट आप देखेंगे तो डिस्काउंट ऑन परचेज, मतलब हमने परचेज किया और हमें डिस्काउंट मिला तो हमारे लिए बेनिफिट है ना। जैसे 10,000 की चीज़ हमने कम में परचेज कर ली, डिस्काउंट मिला हमें, डिस्काउंट रिसीव्ड है, ये डिस्काउंट परचेज मीन्स डिस्काउंट रिसीव्ड। ये डिस्काउंट ऑन सेल्स है वो अलाउड होता है, तो ये हमारे लिए इनकम होती है, इनडायरेक्ट प्रॉफिट होता है। 3,400 इधर आएगा, 3,400, और ये है बाय डिस्काउंट ऑन परचेज बोल सकते हो या डिस्काउंट रिसीव्ड बोल सकते हो, कि हमें मिला है डिस्काउंट, ओके। तो इसके साथ देखा जाए तो देखो सब चीज़ें लिख दी है। अब क्या करना है, सीधा सा ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ तो डैश, दिया होता तो ले लेते हैं, बस अब मिलाना है, मैच करना है, ठीक है, ताकि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट या जो लॉस है वो कैलकुलेट हो। कैसे होता है बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले तो इधर लाइनें कर लेते हैं, यहाँ टोटल होगी आपकी पहले इस साइड की 520 प्लस 76,000, तो क्या आएगा 596, टोटल हो गई 596। इनकम होगी, इसमें से लेस कर दो 1,60,000, 8,000, 42,000, 4,400, 5,200 एंड 2,000। तो अब जो आपका आ गया ना, मतलब आपकी सेल्स ज़्यादा है, कमाई ज़्यादा है, आपकी सेल्स ज़्यादा है, आपकी कमाई क्या है, ज़्यादा है। तो अब आपके सामने जो आएगा वो क्या आ जाएगा बेटा, वो आ जाएगा आपका प्रॉफिट। क्या आ जाएगा, प्रॉफिट, ठीक है। हम प्रॉफिट ले लेते हैं यहाँ पर, कौन सा प्रॉफिट आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। कौन सा प्रॉफिट आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा,
ओके, तो हम यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट लिख लेते हैं। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी होती है बेटा, वो मैं बताता हूँ आपको क्या है, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर यहाँ देखें ना, देखो क्वेश्चन के अंदर तो ये क्या है बेटा, क्वेश्चन जो आपको दे रखा है इसमें आप देखेंगे ना तो ये डेटा दे रखा है। अगर ये क्वेश्चन में डेटा ना देके ये ट्रायल बैलेंस हो, तो फिर क्लोजिंग स्टॉक जो होता है ना, स्टॉक एट द एंड, उसको जो है हम, अगर वो ट्रायल बैलेंस के अंदर होना तो उसको हम यहाँ पर नहीं दिखाते हैं। कहाँ पर? यहाँ बाय साइड में नहीं दिखाते अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर हो तो, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक हमेशा ट्रायल बैलेंस के बाहर होना चाहिए। बट यहाँ पर ये मैं मान रहा हूँ कि ये ट्रायल बैलेंस नहीं है, इसलिए मैंने इसको इधर दिखा दिया है। ओके, तो आपका यहाँ पर प्रॉफिट आ जाएगा 3,74,400, ये आ गया आपका प्रॉफिट। यहाँ 596। ओके, अब ये जो जीपी है ये आपका क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया बैलेंसिंग फिगर के अंदर। ठीक है, अब इस जीपी को हम दिखाएंगे इधर, यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। ये कहाँ, मैं बताता हूँ, देखो इधर बाय ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट इधर आता है ना, कितना 374,400। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर थोड़ा सा ये लाइन लंबी कर लेता हूँ मैं, इसलिए हमेशा ध्यान रखना बेटा ऐसी प्रॉब्लम ना हो जो यहाँ आपको दिख रही है फेस की। तो आप लोग क्या कीजिए, एक पेज पर एक अकाउंट बनाइए, ट्रेडिंग पीएनएल एक पेज पर, और अगर लगे कि एक पेज और चाहिए तो उसको भी खाली रखिए, और बैलेंस शीट अगले पेज पर। ओके, मैं यहाँ इसको एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ, ऐसा करता हूँ, इसको है ना थोड़ा सा नीचे ट्रांसफ़र कर देता हूँ, अगर पॉसिबल हो तो देखते हैं। पॉसिबल हो सकता है, देखिए तरीका निकाला है मैंने, तरीके से रहा है। चलो बेसिस, ये गया, बैलेंस शीट हमारी ये रही। ये ठीक है, चलो बढ़िया। तो ये आ गया हमारा, यहाँ कर लेंगे हम टोटल इसकी पीएनएल अकाउंट की, 374,400 प्लस 4,500 प्लस 3,400, क्या आएगा 382,300। ओके, उसमें से लेस कर दो ये सारे एक्सपेंस, 3,500, 7,000, 6,000, 800, 3,600, 7,200, 2,700, 2,200, 3,200, 12,000 और 2,700। तो आपका जो नेट प्रॉफिट आएगा वो आ गया, नेट प्रॉफिट वो आ जाएगा बेटा 331,400। वो कैसे आएगा, बैलेंसिंग फिगर के। अब आप टोटल करोगे, टोटल आपकी यही आएगी 382,300। और ये नेट प्रॉफिट कहाँ चला जाएगा बेटा, इधर मैंने बोला था ना, इसमें ऐड हो जाएगा नेट प्रॉफिट आपका 331,400। और इन सब की देख लेते हैं, 1 लाख प्लस 331,400 माइनस 8,000 माइनस 24,000, तो यहाँ पे आएगा आपका 339, 399,400, 399,400। अब आप प्लस करेंगे 61,000 प्लस 30,000, ये 490,400 लाइबिलिटी साइड की टोटल। लाइबिलिटी साइड की टोटल कितनी होगी, 490,400। बट आप यहाँ एसेट साइड की टोटल करेंगे ना तो देखो आपको एक मिस्टेक मिलेगी। ठीक है, मैं बताऊंगा क्या, देखो 2,500, 80,000, 30,000, 76,000, 12,000, 60,000, 153,900। यहाँ की टोटल जो आएगी ना बेटा वो आएगी आपकी
4,14,400, 4,14,400। बट इधर की टोटल देखेंगे ना तो वो नहीं आएगी, वो ज़्यादा आएगी। ऐसा क्यों हो रहा है? इसकी वजह ये है कि जो आपका ये वाला पॉइंट कौन सा, स्टॉक एट द एंड, जो क्लोजिंग स्टॉक है ना बेटा, वो ये मान रहे हैं कि ये ट्रायल बैलेंस है। ये क्या है? ट्रायल बैलेंस है। और जब भी क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा होता है ना, तो उस क्लोजिंग स्टॉक को हम इधर नहीं दिखा सकते, इधर नहीं दिखा सकते, याद रखना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डैश। इधर कब दिखाना है? जब ये क्लोजिंग स्टॉक यहाँ लिखा हुआ हो। कहाँ लिखा हुआ हो? इधर ट्रायल बैलेंस के नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा होगा, ट्रायल बैलेंस के नीचे लिखा होगा क्लोजिंग स्टॉक, अंदर नहीं होगा कभी भी। अगर अंदर है तो फिर आप उसको इधर नहीं दिखा सकते, उसको कहाँ दिखाओगे? सीधा बैलेंस शीट में दिखाओगे। लेकिन अगर बाहर होता क्लोजिंग स्टॉक तो मैं इधर उसको ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में भी दिखाता और बैलेंस शीट में भी दिखाता। समझ में आ गया? सो अब आपका यहां पर देखिए अमाउंट थोड़ा हो जाएगा चेंज। ओके, एक सेकेंड, यहां से मैं चेंज करता हूं। अब आप यहाँ की टोटल करोगे तो आएगी 520, क्या आएगी? 5,20,000। और 520 में से ये सब लेस करोगे तो देखो कितना आएगा? 160, 8,000, 2,000, 4,400, 5,200 एंड 2,000। तो ये आएगी 2, देखो तो ये आएगी 298,400। तो इधर भी आ जाएगी 520, इधर भी कितनी आ जाएगी? जीपी कितना आ गया? 2,98,400। तो इधर जीपी कितना आएगा? 298,400। ठीक है, अब आप टोटल करेंगे ना तो इसकी टोटल कितनी आएगी? यहाँ 298,400 प्लस 4,500 प्लस 3,400, क्रेडिट साइड की टोटल आ गई 3,06,300। ओके, इसमें से माइनस करेंगे ना ये सारे एक्सपेंसेस, 3,500, 7,000, 6,000, 800, 3,600, 7,200, 2,700, 2,200, 3,200, 12,000, ये सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ये जब आप लेस करेंगे तो इधर आपकी टोटल आएगी इतनी 2,55,400। ओके, 2,55,400। और ये भी चेंज हो जाएगी आपकी टोटल इधर की 3,06,300। ओके, अब 2,55,400 कहाँ जाएगा? इधर। तो नेट प्रॉफिट है वो कितना आया? 2,55,400। अब आप इसको करोगे ना, इसमें 1 लाख प्लस 2,55,400 माइनस 8,000 माइनस 24,000, तो ये आएगा 3,23,400। कितना आएगा? 3,23,400, 3,23,400। अब आप टोटल करोगे तो मैच हो जाएगी 61,000 प्लस 30,000 में आएगा 4। देखो लाइबिलिटी साइड की भी टोटल कितनी आ गई? 4,14,400। तो ये देखो आपकी बैलेंस शीट मैच हो गई है, और बैलेंस शीट मैच कराना ही मेन होता है। अगर क्वेश्चन में बैलेंस शीट मैच हो जाती है इसका मतलब आपका आंसर क्या है? करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको दो चीज़ें बताई। एक तो ये बताया कि ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट कैसे बनते हैं, उनके अंदर जो है डायरेक्ट एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है, बैलेंस शीट के अंदर एसेट को कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है। इसके साथ ही मैंने बताया आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लोजिंग स्टॉक का जो है एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट इसमें मेन था। क्लोजिंग स्टॉक अगर आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा हो तो आप इसको इधर ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं बताएंगे, इसको सीधा कहाँ लिखेंगे? बैलेंस शीट की एसेट साइड में लिख देंगे। लेकिन अगर क्लोजिंग स्टॉक आपको ट्रायल बैलेंस के बाहर दे रखा हो तो फिर आप इसको दोनों जगह दिखाएंगे। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे तो आपको पता ही है कि ट्रेडिंग अकाउंट बना के ग्रॉस प्रॉफिट निकाला जा सकता है, नेट प्रॉफिट निकाला जा सकता है, लेकिन आज के इस लेक्चर के अंदर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में भी बात करेंगे। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है कि जीपी क्या होता है, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। वैसे उसका हमने एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन किया भी था। नेट प्रॉफिट भी आपको पता ही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में भी हम आज बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, और फिर वो ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उससे अपन नेट प्रॉफिट निकालते हैं। हाँ,
इसके अलावा पीएनएल अकाउंट से एक और चीज़ भी निकाल सकते हैं जिसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि इनमें क्या डिफरेंसेस है तीनों के अंदर, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है, बहुत इम्पोर्टेंट। सबसे पहले थोड़ा सा इसके बारे में हम बात करेंगे, उसके बाद मैं जो है आपको ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा। आप एक काम कर सकते हैं, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है कॉमर्स वाले गुरु। तो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है वही हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम, कॉमर्स वाले गुरु जी। उस टेलीग्राम चैनल पे जो है हम आपको ये नए वीडियोस जो आते हैं इसका लिंक तो शेयर करते हैं, साथ में जो ये नोट्स होते हैं जिस पे मैं ये जो सब करवा रहा हूँ ये भी आपको वहाँ पर। ओके चलिए, तो मैंने आपको बताया था अगर बात करें एक्सपेंडिचर की, एक्सपेंसेस की, या फिर बात करें इनकम की, ये दो तरह की होती है, दो नेचर की होती है, ठीक है। एक होती है बेटा इसको बोलते हैं रेवेन्यू नेचर, है ना। रेवेन्यू नेचर की या तो एक्सपेंस या रेवेन्यू नेचर का इनकम। एक होता है बेटा कैपिटल नेचर, ये हम पढ़ चुके हैं ना। कैपिटल नेचर का एक्सपेंस भी होता है, कैपिटल नेचर की रिसिप्ट भी होती है, इनकम भी होती है। तो ये जो कैपिटल नेचर होता है इसको तो आपको पता है हम कहाँ शो करते हैं, बैलेंस शीट। बट जो रेवेन्यू नेचर होता है ना, उसमें देखिए रेवेन्यू नेचर का क्या, या तो एक्सपेंस या फिर इनकम, दोनों दो तरह की होती है रेवेन्यू नेचर के अंदर। एक होती है बेटा इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एक्सपेंस या डायरेक्ट रिसिप्ट या डायरेक्ट इनकम, ठीक है। ये हम कहाँ दिखाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जितने भी एक्सपेंसेस दिखते हैं सब डायरेक्ट होते हैं, और जो इनकम दिखती है जैसे सेल्स, वो भी एक तरह की डायरेक्ट ही है। ओके, एक होता है बेटा इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं, ठीक है, और यहां पर एक बार वापस देखना, ये जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं ना सारे के सारे, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस देखना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होती है ना, ये डायरेक्ट वाली डायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात करूं अगर मेनली, जिसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं ये सारे के सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं। क्या होते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, यानी कि किसी भी बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इसके बिना बिजनेस ऑपरेट ही नहीं हो सकता। यानी कि ये नॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है, नॉर्मल खर्चे होते हैं जो बिजनेस को चलाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनके बिना बिजनेस हो ही नहीं सकता। तो ये होते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो बिजनेस को ऑपरेट करने में आते हैं। ये सारे के सारे कौन से होते हैं, डायरेक्ट होते हैं, ठीक है। तो सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं। ओके, एंड इनको हम कहाँ शो करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर शो। बट अगर हम बात करें इनडायरेक्ट एक्सपेंस की, तो यहां पर बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आपको पता चलेगी। इनडायरेक्ट एक्सपेंस जितने भी होते हैं वो सारे के सारे ऑपरेटिंग नहीं होते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, और कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो ऑपरेटिंग नहीं होते हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो होते हैं वो ऑपरेटिंग भी होते हैं और नॉन ऑपरेटिंग भी होते हैं। इनकम भी ऑपरेटिंग भी होती है और नॉन ऑपरेटिंग भी होती है। चलो इनकम को छोड़ो, आप एक बार एक्सपेंसेस पे ध्यान दे दो, इनकम अपने आप समझ में आ जाएगी। ओके, तो आपने यहाँ देखा कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो होते हैं वो ऑपरेटिंग भी होते हैं, नॉन ऑपरेटिंग भी होते हैं। इस ऑपरेटिंग को कहाँ दिखाया जाता है, पीएनएल अकाउंट के अंदर। इस नॉन ऑपरेटिंग को भी कहाँ दिखाया जाता है, पीएनएल अकाउंट के अंदर। क्यों, क्योंकि पूरे के पूरे इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ दिखाए जाते हैं, पीएनएल में। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस की टोटल करेंगे तो ऑपरेटिंग प्लस नॉन ऑपरेटिंग। ओके, अब हम क्या करें, अगर अब आपको मैं बोल रहा हूं कि मुझे चाहिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मुझे क्या चाहिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अगर मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए, नेट प्रॉफिट नहीं चाहिए। नेट प्रॉफिट कैसे आएगा, जब मैं जो हमारी सेल्स है उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंस यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों लेस कर दूंगा। बट मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए, तो मुझे यहाँ पर जो रेवेन्यू होगी ना, या हाँ रेवेन्यू मान लो, सेल्स मान लो, तो उसके अंदर से मुझे क्या लेस करना पड़ेगा, उसके अंदर से मुझे डायरेक्ट एक्सपेंस यानी कि ये वाले ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो लेस करने ही होंगे, जिसको हम डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। इसके अलावा जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है उसमें से कौन से लेस करने होंगे, ओनली ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो मैं अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंस की बात करूं कि रेवेन्यू में से अगर आप ऑपरेटिंग एक्सपेंस
या फिर उसको ऑपरेटिंग कॉस्ट बोल सकते हैं, वो लेस करेंगे तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है, ये ऑपरेटिंग कॉस्ट है, ये देखो मैं गोला कर देता हूँ, ये एंड ये दोनों, नॉन ऑपरेटिंग नहीं। खैर आइए मैं थोड़ा सा आपको और एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर मैं एक फॉर्मेट बनाता हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए। थोड़ा सा ये लेक्चर लंबा हो जाएगा आई नो, बट इसके बाद से आपको ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग, जीपी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ये मेरी गारंटी है। इसीलिए आप भी पूरा देखिए इस लेक्चर को, बड़ा अच्छा लगेगा आपको। तो ये है आपका ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, ठीक है। ओके, ये क्रेडिट, ये डेबिट, ठीक है। ये पर्टिकुलर फीस, पर्टिकुलर रुपीस। अब देखो यहाँ क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक, ओके, ठीक है। इधर क्या लिखेंगे हम, परचेज, याद है ना, परचेज लेस रिटर्न करके, इधर बाय सेल्स, सेल्स रिटर्न लेस करके, ठीक है, बाय क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। और इधर क्या आ जाएंगे बेटा, इधर आ जाएंगे आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाएंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, इधर आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। मान लेते प्रॉफिट हो रहा है, लॉस नहीं हो रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर के अंदर आ जाएगा, और इधर हो जाएगी टोटल। अब मैं ये बोल रहा हूँ आपको कि ये जो डायरेक्ट एक्सपेंस है ना, ये सारे के सारे क्या है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ये सारे के सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, ठीक है। और इसको हम रेवेन्यू में से वैसे ही लेस कर रहे हैं, ओके। बट जब आपका ग्रॉस प्रॉफिट आगे इधर जाएगा बाय जीपी, देखना समझना बहुत अच्छा है, ग्रॉस, तो वहां यहां पे जो होंगे ना, यहां पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस होंगे इसके अंदर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जब लेस होंगे ना, अब देखना बेटा आपको समझ आएगा, मजा आएगा देखो। और अगर अच्छे में समझ में आए तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो अब आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस लेस करोगे ना, तो आपको पता है क्या आएगा, नेट प्रॉफिट आएगा, एंड में नेट प्रॉफिट आ जाता है। अब मैं ये नहीं बताने वाला कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं, सैलरी, ऑफिस के खर्चे, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, लॉस हो गया कोई, बैड डेब्ट्स हो गए कोई, बहुत सारे, ठीक है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं ना, ये दो तरह के होते हैं, ये इनडायरेक्ट खुद कह रहा हूँ, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दो तरह के होते हैं, एक होते हैं ऑपरेटिंग, एक होते हैं नॉन ऑपरेटिंग। तो मैं यहाँ पर केवल ऑपरेटिंग अगर एक्सपेंस लेस करूंगा, जो बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जरूरी है, तो मेरे पास यहाँ क्या आ जाएगा, तो मेरे पास यहाँ जो आएगा ना बेटा, वो आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो देखना अभी ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन से होते हैं मैं बताऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ग्रॉस प्रॉफिट है 1 लाख रुपीस का, ठीक है, और इसमें ऑपरेटिंग इनडायरेक्ट तो टोटल हो गए ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग, पर मैं अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस कर दूं जो कि 80,000 के, तो मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आ गया, 20,000। अब अगर इसमें से मैं लेस करूंगा टू नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। अब ये यहां तक हो गया, देखो इधर की टोटल कितनी आ गई, 1 लाख, इधर की कितनी आ गई, 1 लाख, ये हो गया। अब ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट इधर आ जाएगा बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो कितना है, वो है आपका 20,000। अब इसमें से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस कर रहा हूं जो कि 8,000, तो आपका नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 12,000, और ये कितना हो गया 20। आया समझ में, अच्छा, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं ऐसा करके देखूं, देखो इसका मतलब अगर मुझे नेट प्रॉफिट निकालना हो ना बेटा, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये दोनों के दोनों कौन से हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो आपको अगर डायरेक्ट नेट प्रॉफिट निकालना है तो आप इन दोनों को प्लस करके इस ग्रॉस प्रॉफिट में से लेस कर दो, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, देखो 80,000 प्लस 8,000 ये कितना हो गया, 88। 1 लाख में से 88 लेस करोगे तो सीधा नेट प्रॉफिट आ जाएगा 12,000। बट अगर आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए, अगर आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए, तो आप ग्रॉस प्रॉफिट में से ओनली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ही लेस करो, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। नॉन ऑपरेटिंग भी लेस कर दोगे तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन जब ऑपरेटिंग नहीं पूछे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ऑपरेटिंग एक्सपेंस के बारे में कुछ नहीं बोल रखा है, तो हम कोई प्रॉब्लम ही नहीं, हम सीधा इधर इनडायरेक्ट एक्सपेंस सारे लिखेंगे, वो ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग सब आ गए, और सीधा नेट प्रॉफिट निकल जाएगा।
आई होप आपको समझ में आया होगा कि ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, अब आइए बात करते हैं सर ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन कौन से होते हैं या नॉन ऑपरेटिंग कौन से होते हैं। ठीक है, ऐसे कौन से एक्सपेंसेस होते हैं जो नॉन ऑपरेटिंग होते हैं, जो बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जरूरी नहीं है। ठीक है, तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन से होते हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इसमें आता है बेटा एक तो इंटरेस्ट, ये नॉन ऑपरेटिंग है। एक आता है टैक्स, एक आते हैं एबनॉर्मल लॉसेस, एबनॉर्मल लॉसेस जैसे लॉस बाय फायर, लॉस बाय अर्थक्वेक, लॉस बाय एबनॉर्मल लॉसेस। ठीक है ना, और जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। ऐसे के ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है बेटा, कौन से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। इसके इनके अलावा जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे के सारे कौन से होते हैं, वो सारे के सारे ऑपरेटिंग होते हैं। क्लियर, आइए मैं आपको और अच्छे से कराता हूं। यहां पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे रखा है, वो सोल्व कराता हूं मैं, इससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। यहां बोल रखा है फॉलोइंग बैलेंस इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक ऑफ ट्रेडर और सर्टेन ग्रोस प्रॉफिट निकालना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है एंड नेट प्रॉफिट निकालना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। अब क्वेश्चन में आपको सेल्स दे रखी है, परचेज दे रखी है, ओपनिंग स्टॉक, सेल रिटर्न, परचेज, रेंट। रेंट कैसा है, नॉन ऑपरेटिंग है, नहीं ये ऑपरेटिंग है। स्टेशनरी ऑपरेटिंग है, सैलरी ऑपरेटिंग है, मिसलेनियस एक्सपेंस ऑपरेटिंग है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस ऑपरेटिंग है, एडवर्टाइजमेंट ऑपरेटिंग है, कमीशन पेड ऑपरेटिंग है, ऑफिस एक्सपेंस ऑपरेटिंग है, वेजेस ऑपरेटिंग है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं, ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। ओके, डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग है। ठीक है, डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट नॉन ऑपरेटिंग इनकम, लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो चलिए मैं आपको निकाल के बताता हूँ। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू दे रखी 8000, तो हम यहाँ पर ट्रेडिंग और पीएनएल बनाते हैं और आपको अच्छे से समझाता हूँ। बना देते हैं हम ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट साथ में। 2 मिनट का काम है बस, ठीक है ना। ओके, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट डेबिट। अब आपको पता ही है सबसे पहले इधर आ जाएगा ओपनिंग स्टॉक। अभी लिखते हैं, देखो फटाफट। ओपनिंग स्टॉक कितना है, ओपनिंग स्टॉक ये रहा, वैसे लाइन से लिखते हैं 7600। सेल कितनी है 75250 बाय सेल्स, अंदर ही लिखेंगे क्योंकि सेल्स रिटर्न भी है 75250, 7550। अब हम परचेज लिखेंगे, परचेज कितनी है 32250 टू परचेज, ये भी अंदर लिखते हैं क्योंकि परचेज रिटर्न होगा 32। ओके, नेक्स्ट ओपनिंग स्टॉक लिख दिया हमने। फिर आता है सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न सेल्स में से लेस कर देंगे, लेस सेल्स रिटर्न 1250। ओके, फिर आपको दिखेगा परचेज रिटर्न 250, तो लेस कर दो परचेज रिटर्न 250। ओके, फिर आ जाएगा आपका इसके बाद में सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, रेंट, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो पीएनएल अकाउंट के अंदर जाएगा। कहाँ जाएगा, पीएनएल अकाउंट के अंदर। कहाँ लिख देंगे हम, इधर, इधर लिख देता हूँ टू रेंट, और ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। ठीक है, कितना था 300। ओके, फिर देखेंगे तो आपको मिलेगा स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग, ये भी ऑपरेटिंग है, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए बहुत जरूरी है। टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। नेक्स्ट, यहां तक हो गया। फिर है सैलरी 3000, ये भी ऑपरेटिंग है, तो टू सैलरी 3000। ठीक है, फिर आ गया आपका सैलरी के बाद मिसलेनियस एक्सपेंस 200, ये भी ऑपरेटिंग है, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जरूरी है। नेक्स्ट
फिर ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ये भी ज़रूरी है 500 बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, तो ये भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस। नॉन ऑपरेटिंग कौन से होते हैं वो मैंने बता दिए थे आपको, तो बाकी सारे कौन से हो गए, ऑपरेटिंग ही हुए ना। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस 500 है, 300। थोड़ा हैंड राइटिंग मेरा सही नहीं आएगा क्योंकि मैं फटाफट करा रहा हूँ ताकि आपका वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो। एडवर्टाइजमेंट 1800, ये भी ऑपरेटिंग है, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए ज़रूरी है। टू एडवर्टाइजमेंट है ना, एडवर्टाइजमेंट 1800। चलो इसको थोड़ा और लंबा कर लेते हैं, फिर निकालते हैं हम फटाफट से ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। सही है ना, क्या क्यों आ? तो चलिए बढ़ते हैं आगे। हाँ, तो यहाँ पे और है हमारे सामने कमीशन पेड, ये भी ऑपरेटिंग है, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जरूरी है। तो कमीशन पेड 150 टू कमीशन पेड 150। फिर आप देखेंगे तो आएगा आपका ऑफिस एक्सपेंस 1600, ये भी ऑपरेटिंग है। नॉन ऑपरेटिंग कौन से होते हैं वो मैंने बता दिए थे, तो बाकी के सारे ऑपरेटिंग हो गए। ऑफिस एक्सपेंस नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन, अच्छा वेजेस, वेजेस बेटा ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो है लेकिन कौन सा है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा 2600 टू वेजेस 2600। नेक्स्ट प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, देखो प्रॉफिट हुआ है लेकिन ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट सिर्फ सेल करने से होता है जो नॉर्मल एक्टिविटी है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बेचने से अगर लॉस होता तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता, लेकिन प्रॉफिट है तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, तो ये यहाँ पे नहीं आएगा। इसको मैं कहाँ लिखूंगा मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी एक बार रहने देते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग वाले को डेप्रीशिएशन आ जाएगा 800, बिल्कुल ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, तो टू डेप्रीशिएशन 800। ओके, नेक्स्ट आपका है फिर डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट। देखो डिविडेंड मिलता है ना हमको, हमने इन्वेस्टमेंट किया उस पर डिविडेंड मिला, तो ये भी ऑपरेटिंग इनकम नहीं है। क्यों, ये बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटी से नहीं हुआ है, सेल करने से प्रॉफिट नहीं हुआ है, ये इन्वेस्टमेंट से हुआ है, तो ये भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। ओके, लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, ये भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है ना। मैंने भी आपको बताया भी था कि इंटरेस्ट हो गया, टैक्स हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स हो गया, या फिर एबनॉर्मल लॉस हो गया, कोई अर्थक्वेक से लॉस हो गया, लॉस बाय फायर हो गया, ये बेड डेप्स हो गया, ये सब के सब नॉन ऑपरेटिंग है, तो ये नॉन ऑपरेटिंग में जाएंगे। ओके ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 8000, तो क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा बाय इधर 8000, बाय क्लोजिंग स्टॉक 8000। अभी मैं टोटल करके एक बार ग्रॉस प्रॉफिट निकालता हूँ, फिर हम आगे का और समझेंगे, ठीक है। 75250 माइनस 1250, ये आ गया 74,000 इधर की सेल्स, इसमें प्लस कर दिए 8000, तो ये आ गया 82। इधर है 32,250 माइनस 250, तो ये हो गया 32,000 परचेज, जैसे माइनस 82,000 माइनस 7,600 ओपनिंग स्टॉक, 32,000 परचेज और 2,600 आ गया आपका वेजेस। तो आपका यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, थोड़ा ऊपर लिख देते हैं सब, टू ग्रॉस प्रॉफिट 39,800। आई होप आपको समझ में आया होगा। 39,800 की बैलेंसिंग फिगर से आया है, इधर की टोटल हो गई 82,000। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होगा, ये होगा ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा आपके जगह सीधा आपके पीएनएल अकाउंट के अंदर, ये रहा पीएनएल अकाउंट है नीचे, तो यहां आ जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट 98। अब ग्रॉस प्रॉफिट में से मैं ना तो इनडायरेक्ट इनकम जोड़ रहा हूं और ना ही सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस लेस कर रहा हूं,
मैं ओनली कौन से एक्सपेंस लेस कर रहा हूं, ये है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस, लेकिन ये कौन से हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। और ये जो प्रॉफिट है जीपी, ये कैसा है, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, मतलब ऑपरेटिंग रेवेन्यू है, कह सकते हैं ऑपरेटिंग रेवेन्यू है। तो इस जीपी में से, ऑपरेटिंग रेवेन्यू में से मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस जोड़ूंगा, मतलब जो नॉर्मल एक्टिविटी से पैसा कमाया है, उससे जो नॉर्मल एक्टिविटीज, बिजनेस की जो नॉर्मल एक्टिविटी है उसको करने में जो पैसा खर्च हुआ है उसको लेस कर रहा हूं। तो यहां पर आ जाएगा आपके सामने, इधर आएगा टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। ऑपरेटिंग लॉस भी हो सकता है अगर खर्चे ज़्यादा हो गए तो। देखते हैं कितना आता है। यहाँ की टोटल करो, ये तो आ गई 39,800, इसमें से लेस कर दो ये सारे के सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, 300, 250, 3,000, 200, 500, 1,800, 150, 1,600 एंड 800। तो आपका जो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आया है वो आया 31,200, 31,200। अब ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहां ट्रांसफर हो जाएगा, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा इधर बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट 39,800। अब इसमें नॉन ऑपरेटिंग इनकम जोड़ दो, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस कर दो, तो आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम थी हमारे सामने कुछ ये रही, देखो मैं बताता हूं आपको। यहां पर देखो, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये एक नॉन ऑपरेटिंग इनकम थी, इनकम है इसलिए इधर आ जाएगा बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ 500। अगर जैसो इन्वेस्टमेंट सेल करने से अगर प्रॉफिट ना हो के लॉस होता तो मैं इसको डेबिट साइड में लिख देता, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो जाता, लेकिन प्रॉफिट हुआ है तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो गई। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन नहीं, डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड जो मिला है इन्वेस्टमेंट पर, ये एक नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट 1,500, आई थिंक इतना ही था, है ना, हाँ जी इतना ही था। फिर है आपका लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, एसेट को बेचने से लॉस हो गया, तो इधर लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, लॉस है, ये 300 का एबनॉर्मल आइटम है। इसके अलावा अगर आपको इंटरेस्ट होता तो इधर लिखते, टैक्स होता तो इधर लिखते, अगर कोई एबनॉर्मल लॉस होता, एबनॉर्मल लॉस, लॉस बाय अर्थक्वेक्स, लॉस बाय फायर, तो उसको भी इधर लिखते, और आपका जो टैक्स है इनकम टैक्स वो भी इधर लिखते, तो आपका आ जाता फिर नेट। और ये सब हमारे पास है नहीं, हमारे पास जो है हम वही करते हैं। तो 39,800 कहाँ से लिख दिया, 39,200। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, 39,200 है, तो 39,200 प्लस 500 प्लस 2,500, तो क्या है 42,200, इसमें से लेस कर दो 300, क्या आ गया 41,900। आपका नेट प्रॉफिट कितना आ गया 30, रॉन्ग कर लिया मेरे को लग रहा है कुछ, हाँ 39,200, सॉरी ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही गलत लिख दिया मैंने। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है 31,200, तो यहाँ लिखेंगे 31,200, जल्दी जल्दी के चक्कर में, हाँ 31,200 प्लस 500 प्लस 2,500, हाँ 34,200, सॉरी यहाँ बेटा माइनस कर दो 300, तो यह आया 33,900। ये आ गया बैलेंसिंग फिगर में क्या, आपका नेट प्रॉफिट 34,200, इधर की भी टोटल। सो अगर मुझे ये सब नहीं करना पड़ता, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्वेश्चन में नहीं पूछता ना, तो मैं क्या करता, फिर ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालता ही, फिर तो मैं इस नेट ग्रॉस प्रॉफिट में से ये सारे एक्सपेंसेस लेस कर देता, ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग सब, तो आ जाता मेरे पास नेट प्रॉफिट। लेकिन जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट पूछे तो ओनली ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस करते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन से हैं, तो इनको छोड़ करके, ये है नॉन ऑपरेटिंग, इनको छोड़ करके बाकी जो भी एक्सपेंसेस हैं वो सारे के सारे ऑपरेटिंग है, ये नॉन ऑपरेटिंग, ये एक्सपेंसेस सारे के सारे क्या हैं। अब जो आपके पास ये प्रॉफिट आया ना, ये आया है
EAIT अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि एक ऐसा प्रॉफिट जिस पे इंटरेस्ट और टैक्स लग चुका है।